Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि हमने आपका ये जो एनवायरनमेंट वाला पेपर है इसके यूनिट वाइज लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं ताकि हर एक स्टूडेंट की हेल्प हो सके। साथ ही साथ मैंने इंग्लिश और हिंदी अलग अलग लेक्चर्स क्रिएट किए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूनिट 2, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको यूनिट 2 देखना है तो आप सेम वीडियो हिंदी में भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आज यहाँ पर हम इस टॉपिक को ऐसे डिस्कस करेंगे कि इसके बाद आप कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूलोगे, चाहे एनवायरनमेंट का आपका कोई सा भी एग्जाम आपको देना हो जहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टॉपिक्स रहे इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ भी, तो आप जो है कभी भी नहीं भूलोगे। यहाँ पर हम जो है डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में भी और साथ ही साथ मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगी। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। इससे जो है आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अभी स्पेसिफिकली मैं जून 2025 और जनवरी 2026 के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स बना रही हूँ, लेकिन अगर आप उसके बाद भी इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो हमेशा आपके लिए एक एवरग्रीन वीडियो सामने आने वाला है आपके। ठीक है, सो टॉपिक क्या है हमारा? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स इकोसिस्टम। ठीक है, अब जब भी हम वर्ड इकोसिस्टम सुनते हैं तो दिमाग में कुछ एक ऐसा कंफ्यूजन सा भी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे एक इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये इमेजिन करो कि आप एक किसी घने जंगल में हो, ठीक है, और आपके आसपास जो चिड़िया हैं उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही है, तेज हवा में जो ट्रीज हैं वे सोए कर रहे हैं, रिवर फ्लो हो रही है, रिवर की साउंड आ रही है, एनिमल्स हैं वहाँ पर, इंसेक्ट्स हैं, ऑल ऑफ द थिंग्स। ठीक है, एक डेंस फॉरेस्ट में और क्या हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं और हमें एक चीज़ और समझ सकते हैं यहाँ से कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं एंड दिस कनेक्शन बिटवीन लिविंग बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज व्हाट वी कॉल एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि इकोसिस्टम जो ये आपका यूनिट का जो टाइटल है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इकोसिस्टम क्या है। अब अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स एंड आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि एक इकोसिस्टम कैसे काम करता है, सो हम इसे एक फूड वेब की तरह समझ सकते हैं कि सन से हमें एनर्जी मिलती है सॉरी हमें नहीं, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल्स खा लेते हैं। ठीक है, एंड देन उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं। तो ये जब ये सारा हम क्या देखते हैं, एक साइकिल है नेचर के अंदर। ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो ये यहाँ से हमारा इकोसिस्टम ऐसे काम करता है। और अगर मैं एक आपको फन फैक्ट बताऊं गाइस, तो अमेज़न का जो आपका रेन फॉरेस्ट है वो हम कह सकते हैं कि बिगेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ पे, है ना। 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन आप देखते हैं कि वहाँ से ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया मेरा इंट्रोडक्शन एंड आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होते हैं इकोसिस्टम्स। अब यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो कि आपके बुक से ही रिलेटेड है। वहाँ से मैंने आपके बुक के चैप्टर से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रखे हैं। लाइक अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ विद लाइफ एग्जिस्टिंग इन अ थिन लेयर कॉल्ड दी बायोस्फीयर। तो हम क्या देखते हैं कि हमें अर्थ पे लाइफ देखने के लिए मिलती है। अर्थ पे जो हमारा सन है वो ही एक जो है एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, एक एक कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसका ना एक इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है और उसका एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है। एक्सटर्नल में आ जाते हैं उसके आसपास के जो भी फिजिकल और लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे यूनिट में। और पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सारी जो आपके काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज आप समझ सकते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। सो गाइज यहाँ पर जो आपका यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया दैट इन इकोसिस्टम क्या होते हैं, उसमें हमें प्लांट्स और एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं और उनका फिजिकल एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है। एंड इकोसिस्टम इज एन एरिया इन विच ऑल दीज components interact with each other।
और इकोसिस्टम एक कैसा एरिया है जहाँ पर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत ही सिंपल, बायोटिक में आते हैं सारे लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि आपका प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो अगर वो एमसीक्यू में आपसे पूछेंगे कि जैसे सपोज कि उन्होंने लिख दिया कि बताओ कि इनमें से कौन सा एबायोटिक है, और उसमें 3 ऑप्शन मतलब बायोटिक के दे रखे होंगे और एक ऑप्शन एबायोटिक का दे रखा होगा, तो इस तरीके से आपके बायोटिक और एबायोटिक से एमसीक्यू बन सकता है। देन एन इकोसिस्टम कंटेन्स वेरियस लेवल्स कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। अब हम क्या देखते हैं कि इकोसिस्टम में ना अलग अलग हमें ट्रॉपिक लेवल देखने के लिए मिलते हैं। सबसे नीचे जो ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, तो वो ट्रॉपिक लेवल सबसे नीचे वाला उसमें आता है। तो देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ से प्लांट से फिर हर्बीवोरस में एनर्जी फ्लो हो रही है, फिर हर्बीवोरस से कार्निवोरस में एनर्जी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका एनर्जी फ्लो का डायग्राम गाइस। इसको आपको ध्यान से देखना है कि सन है, सन प्लांट्स को एनर्जी दे रहा है, फिर प्लांट्स प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी दे रहे हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी दे रहे हैं। देन लास्ट में हम देखते हैं कि डिकम्पोज हो जाता है सारा मटेरियल। तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकंड में होते हैं, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, यानी कि वो सारे जीव और जंतु जो हर्ब्स को खाते हैं, काउज एंड गॉड्स वगैरह, मतलब जो हर्बीवोरस है बेसिकली, जो प्लांट्स को खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते। फिर है आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड दिस लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय द प्राइमरी कार्निवोर और दी सेकेंडरी कंज्यूमर। तो दूसरा आपका वही हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और लास्ट में आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल भी है जिसमें आपका लायन, टाइगर, चीता, ये सारे टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये तो आपके ना देखो 4 ट्रॉपिक लेवल्स हो गए। नाउ यू कैन सी अ डायग्राम ऑफ अ फूड चेन ऑन माई स्क्रीन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी फूड चेन कि प्रोड्यूसर है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एनर्जी फ्लो होगी, ठीक है, ये एनर्जी इससे जाएगी, फिर इसमें से केवल अगर इसने इसको 100 एनर्जी दिया तो इसके पास केवल इसका 10 जाएगा, यानी कि एक 10% रूल भी इसके अंदर चलता है। तो देखते हैं कि क्या है इस फूड चेन के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन द अबव फूड चेन इन द फर्स्ट स्टेज प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस, ये हमने देखा। फिर हर्बीवोरस को डियर ने खाया, ठीक है, एंड डियर को फिर लायन एंड टाइगर खा लेंगे। देन कार्निवोरस मर जाएंगे, उन्हें स्कैवेंजर्स खा लेंगे, ईगल्स एंड वल्चर्स खा लेंगे उन्हें। वल्चर्स मरेगा तो उसकी बॉडी जो है बैक्टीरिया और फंगस जो है वो है उसके मतलब न्यूट्रिएंट्स वो ले लेंगे। फिर वापस से ये न्यूट्रिएंट्स कौन यूज करेगा, हमारा प्लांट यूज करेगा। So as per the 10% rule, the flow of energy from one tropic level to another will be 10% of the total energy. तो यानी कि अगर पहले 100 एनर्जी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में है तो दूसरे में कितनी जाएगी, केवल 10 ही जाएगी, यानी कि उसका 10% ही जाएगा। 90% एनर्जी वो ऑर्गेनिज्म खुद ही यूज़ कर लेगा। जैसे कि डियर है तो डियर की बॉडी में और भी तो मेटाबॉलिज्म रहते हैं, और भी तो चीज़ें वो करता है, तो उसके में एनर्जी उसकी यूज़ हो जाएगी। तो केवल कितनी एनर्जी आगे बढ़ेगी, 10% एनर्जी आगे बढ़ेगी। तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ 10% रूल वॉज डिस्कवर्ड बाय, ओके। सो यहाँ पर अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए किसने डिस्कवर किया है, ये आपके रेमंड लिंडरमैन इन द ईयर 1942। आई होप कि आपको ये लर्न हो जाएगा, हो सकता है ये एमसीक्यू में आ जाए। अब है आगे, द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होती है। प्राइमरी से जो है प्राइमरी सोर्स यानी कि जो सनलाइट है प्राइमरी सोर्स, उससे प्रोड्यूसर्स पे जाती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स पे जाती है, कंज्यूमर से डिकम्पोजर पे जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। सो यू हैव टू लर्न दिस वर्ड ऑल्सो कि ये क्या रहता है, आपका यूनिडायरेक्शनल रहता है। देन बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो हमारी धरती का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उस हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं। एंड इट इज अ लेयर, नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। इफ यू विजुअलाइज द अर्थ टू बी द साइज ऑफ एन एप्पल, द बायोस्फीयर वुड बी एक्ट एज अ थिक एज इट्स स्किन, ठीक है। तो उसकी जो उसका जो स्किन होता है एप्पल का ऊपर वाला, वो उसमें क्या बन जाएगा, उसका बायोस्फीयर बन जाएगा। अब आपके 5 जो ये लेवल्स हैं आप देख सकते हो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से देखना है
कि आपको दो फूड चेन यहाँ पे दी गई हैं। एक है आपकी टेरेस्ट्रियल फूड चेन, दूसरी क्या है आपकी एक्वेटिक वाली। तो टेरेस्ट्रियल में आपकी ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, फिर उसको फ्रॉग, फिर स्नेक और फिर ईगल खाता है। तो जो भी वेरियस फूड चेन्स होती हैं इनकी नॉलेज होना भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें एक्वेटिक वाले की, तो उसमें आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स होते हैं, स्मॉल फिश, लार्ज फिश और लास्ट में आपकी शार्क होती है। तो फूड चेन से एमसीक्यू बन के ज़रूर आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और पूछा गया होता है कि बताओ इसमें से करेक्ट फूड चेन कौन सी है। ऐसे करके वो पूछ लेते हैं। अभी क्लास 10th के साइंस के पेपर में भी फूड चेन से क्वेश्चन आया था। सो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। अब गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन की। अब फूड चेन्स तो आपने देख ली, बट मतलब क्या है कि आपके ना टाइप्स ऑफ फूड चेन भी है, जो कि हम 3 टाइप की पढ़ेंगे। उसको अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एंड आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है गाइज, होपफुली मैं चाहती हूँ कि आपको ये समझ में आए सारे टॉपिक्स, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना एक बार। तो अगर हम बात करते हैं तो एक तो देखो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन होती है। ग्रेजिंग वाली सबसे कॉमन टाइप की है, और जो है कि जो प्लांट में बैलेंस होता है वो बना के रखने में ये हेल्प करता है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यही ग्रास हॉपर वाला है। फिर दूसरी ना आपकी डेट्रिटस फूड चेन होती है। डेट्रिटस फूड चेन क्या है, देखो ये रही। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही शुरू होती है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक, जैसे डेड लीव्स है मान लो, फिर उन डेड लीव्स को कौन खा रहा है, आपका अर्थवॉर्म खा रहा है, फिर अर्थवॉर्म को बर्ड खा रही है, बर्ड को कोई स्नेक खा रहा है। तो ये आपका बन जाएगा डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि DFC। ठीक है, ये स्टार्ट किससे होता है, इट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो जो भी मैं बोलती हूँ, जिस भी शब्दों पे मैं जोर देती हूँ, यानी कि वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उन सब बातों को अपने दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर कर लेनी है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई MCQ आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, देन वी हैव अ पैरासिटिक फूड चेन। अब ये क्या है, ठीक है, ये वाली जो हमारी फूड चेन होती है, ये क्या है पैरासिटिक फूड चेन, ये मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, देखिए, दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स। किससे स्टार्ट होती है ये, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। फिर आगे और द हर्बीवोरस ऑन विच द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म फीड। आप सभी ने क्लास 6th या 7th में आपने पढ़ा होगा पैरासाइट्स के बारे में, कि जो जैसे अमरबेल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में भी, कि उसमें क्या होता है कि सपोज हमारा कोई एक प्लांट है। ठीक है, ये रहा मेरा ट्री, जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये ना मेरा एक ट्री है, और इसके ऊपर ना येलो येलो कलर की पूरी वो छा जाती है, उसका नाम होता है अमरबेल। ठीक है, तो ये एक पैरासिटिक प्लांट है। अगर हमारा हेड है, हमारे सर में, हमारे हेयर्स में, हम देखते हैं कि हमारे हेयर्स में लाइसेस हो जाते हैं। तो लाइस क्या होता है, लाइस भी एक पैरासाइट होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है पैरासिटिक फूड चेन। ठीक है, हर्बीवोरस पे ये पाए जाएंगे, प्लांट्स में ये पाए जाएंगे। ठीक है, तो पैरासिटिक फूड चेन जो है एक स्पेशल टाइप की फूड चेन आप मान सकते हो। इसमें होस्ट होता है, जैसे कि अगर हमारे सर में लाइसेस हैं तो हम क्या कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे। ठीक है, और हमारे सर में जो लाइस है वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा। तो अब क्या होगा, जो पैरासाइट्स होते हैं ज़्यादातर, देखो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लार्जर ऑर्गेनिज्म में ही, लार्जर ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि काव है, जैसे काव में ना टिक्स हो जाते हैं, टिक्स पैरासाइट्स होते हैं, काव का ब्लड सक करते हैं वो। फिर वो जो टिक्स हैं उससे आगे उसको बैक्टीरिया लग जाता है, कुछ खा लेता है उसको, वो मर जाता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। पैरासिटिक फूड चेन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी ना देखो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में काम करता है, ये भी एक चीज़ है। सो ये 3 आपकी फूड चेन्स हैं। जस्ट अ मिनट, अभी आगे बढ़ेंगे उससे पहले अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे MCQs। आई होप कि आप ये सारा समझ गए होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लूनर इकोसिस्टम, क्योंकि टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हमारे होते हैं। फिर है आपका विच कॉम्पोनेंट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। सो सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स ही एसेंशियल हैं, तो इसलिए आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स और एल्गी होते हैं, एकदम करेक्ट है।
विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। ठीक है, कौन सा इकोसिस्टम है? एक्वेटिक है। देखो अभी यहाँ पर मैं थोड़े ही एमसीक्यूज करा रही हूँ, जब मैं रिवीजन क्लास लेकर आऊंगी तो मैं उसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगी। तो अभी जो है हम क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को भी समझ रहे हैं, एमसीक्यूज को भी समझ रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो खाली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं। बाकी मेरी पुरानी वीडियोज भी हैं, आप वहाँ से भी एमसीक्यू और कवर कर सकते हो, या फिर आप जो है जून में वेट कर सकते हो हमारी लाइव क्लासेस का। लाइव क्लासेस के अंदर भी हम एमसीक्यू डिस्कशन करते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प होती है। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। एंड इन द फूड चेन विच ऑर्गेनिज्म आर एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। कौन सा होता है सेकेंड ट्रॉपिक पे? प्राइमरी होता है। अब इसको भूल मत जान, देखो यहाँ पर ही कंफ्यूजन आती है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारे क्या है? ये हमारे प्लांट्स है। सेकंड पे हमारा क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर है। अब कई बच्चे कर देंगे सेकंड है तो सेकेंडरी कर दें उसको कहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन? सो रैबिट, रैबिट इज अ हर्बीवोरस एनिमल। एंड इन द फूड चेन व्हाट इज द रोल ऑफ एपेक्स प्रेडेटर्स? एपेक्स यानी कि जो सबसे ऊपर होते हैं, हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। ठीक है, सो दे आर द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल एंड हैव नो नेचुरल प्रेडेटर्स। और इनको मारने के लिए ना इनका कोई प्रेडेटर होता नहीं है। सो ये जो है हम कह सकते हैं इनका एक रोल है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स? तो करेक्ट ऑर्डर आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर एनर्जी ट्रांसफर मैंने बताया ही था, 10% एनर्जी वाला जो रूल है वो भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं गैसियस साइकिल्स को पढ़ेंगे। यूनिट के अंदर गैसियस साइकिल्स दे रखे थे, जिनको मैंने एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है गाइस। ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको जाना नहीं है यहाँ से कहीं भी। इस वीडियो को छोड़ के आगे देखेंगे हम कि आपका इसमें रहता है, देखो वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन, 3 साइकिल्स को हम पढ़ेंगे और जो है जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी सारी यूनिट्स हैं। अगर आप हर एक यूनिट में एक एक घंटा दोगे तब तो नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि हाफ आवर में ही हम यूनिट्स को कंप्लीट करें, ताकि आप सारी यूनिट्स को कवर कर सको और आपका पेपर अच्छा हो सके, आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। सो वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, फिर भाप बन के ऊपर चला जाता है, फिर वापस बारिश होती है। तो ये तो हमें पता ही है बेसिक सा। तो इसके स्टेप्स हैं बस कि इसमें क्या क्या होता है। देखो पहले इसमें होता है इवेपोरेशन। जो सन है, सन हीट्स अप द वाटर इन द रिवर्स, लेक एंड ओशन, और उसको वाटर वेपर्स में वो चेंज कर देता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सारे प्रोसेसेस आपको याद करने हैं। किसी भी प्रोसेस से एमसीक्यू आ सकता है, उसकी डेफिनेशन लिखी होगी और वहाँ पे पूछा गया होगा बताओ ये कौन सा प्रोसेस है। तो दूसरा क्या है? जब वाटर वेपर ऊपर राइज करता है वो कूल डाउन हो जाता है एंड टर्न्स बैक इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। और बाद में हम क्या देखते हैं कि उसके ना टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में बारिश आती है, क्लाउड्स बनते हैं। प्रेसिपिटेशन हो गया पूरा आपका बारिश आना। व्हेन क्लाउड्स गेट टू हैवी विद वाटर, द वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल। तो जब भी ऊपर से कुछ भी नीचे आ रहा है, चाहे वो बर्फ है, चाहे वो बारिश है ना, स्लीट है, हेल्स हैं, ओले हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो सारी चीज़ें आपकी प्रेसिपिटेशन में आती हैं। फिर रन ऑफ, सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड फ्लोज इनटू रिवर्स। कुछ पानी नदियों में चला जाता है, ओशंस में चला जाता है। फिर एक इनफिल्ट्रेशन भी हम समझ सकते हैं, एक डेफिनेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। इनफिल्ट्रेशन में क्या रहता है कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड बारिश का जो पानी है वो ग्राउंड में चला जाता है अंदर, तो वो इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। एक है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। तो हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी वाटर वेपर्स को रिलीज करते हैं एयर में थ्रू देयर लीव्स। ठीक है, सो ये सारी की सारी प्रोसेसेस हैं। ये सारे जो 6 के 6 मतलब मैं कह सकती हूँ कि वर्ड्स हैं, आपको पता होने चाहिए इनका मतलब। अब ये सारे स्टेप्स रहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पिक्चर। अब यहाँ पे पता है क्या है, मुझे पिक्चर इसलिए आप लोगों को पिक्चर्स के थ्रू मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि बुक में भी गिवन है पिक्चर्स, और आपको ना समझ भी इससे अच्छे से आता है। देखो ये लेक है, ये ओशन है, तो ओशन से पानी ऊपर जा रहा है, इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन के बाद जब ये बादल बन रहे हैं तो ये जो है कंडेंसेशन है। उसके बाद जब बारिश की फॉर्म में वो नीचे आ रहा है तो ये आपका प्रेसिपिटेशन है। प्लांट्स भी क्या करते हैं? प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन करते हैं। प्लांट्स की लीव्स पे जो पानी आता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कुछ पानी ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ठीक है, तो ये सारा है। अब वाटर जो है 75% जो है हमारे अर्थ का जो सरफेस है गाइज, वो वाटर का है। ठीक है, वाटर से बना हुआ है। 97% जो है वाटर है ओशन में केवल, और जो कि काफ़ी ज़्यादा कैसा है, हम कह सकते हैं कि सॉल्टी वाटर। आप ठीक है, नॉट अ फ्रेश। और 1% वाटर ही है केवल फ्रेश वाटर, जो हम जिसको हम पी सकते हैं। ये तो आप सभी को बचपन से ही पता होगा।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर इन द वाटर साइकिल। कौन सा प्रोसेस है, तो वो आपका है कंडेंसेशन का प्रोसेस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हम सभी को पता है सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हर किसी को पता होता है। अब हम देखेंगे कार्बन साइकिल में क्या क्या चीज़ें रहती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको देखना है कि कार्बन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कैसे करती है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे एयर में है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फिर प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कार्बन को वो यूज़ कर लेते हैं। फिर कंजम्पशन, एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स एंड बाय डूइंग दे टेक इन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और जब हम उन प्लांट्स को खाते हैं तो हम उस कार्बन को ले लेते हैं किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। फिर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीद आउट भी करते हैं। डिकम्पोजिशन की बात करें तो व्हेन प्लांट्स एनिमल्स डाई, डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये उनकी बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करते वक्त जो गैसेज ये रिलीज़ करते हैं दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन जो है गैस रिलीज़ होती है। ओशन में कार्बन पाया जाता है, सो ओशंस का एक बड़ा रोल है इसके अंदर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व इन सी वाटर एंड मैरीन प्लांट्स यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सी वाटर में डिजॉल्व होती है और पानी के अंदर जो रहने वाले प्लांट्स होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कार्बन साइकिल जो है, एटमॉस्फेयर में कार्बन किन किन फॉर्मों में पाया जाता है और कैसे वो वहाँ पे पहुँचता है। CO2 इन वाटर है, और जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 आपको पता होना चाहिए। और जो है बर्निंग, जब हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को बर्न करते हैं तो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। इंपॉर्टेंट है सारी। द कार्बन साइकिल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन साइकिल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ पे अगर हमें बैलेंस बना के रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो हम क्या देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। अब MCQ पे चलते हैं। विच प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स प्लांट्स एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कौन सी प्रोसेस है, तो प्रोसेस आपकी है यही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। देन व्हाट इज द मेन प्रोसेस थ्रू विच कार्बन इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या है, वो रेस्पिरेशन है। अब चलेंगे नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ते हैं गाइस। नाइट्रोजन साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन साइकिल एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में मूव करती रहती है यहाँ से वहाँ। नाइट्रोजन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये देखो कई सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट इज़ अ की कॉम्पोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड DNA। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में DNA प्रोटीन्स वगैरह के लिए हमें चाहिए। नाइट्रोजन इन द एयर इज N2। अब नाइट्रोजन एयर में किसके फॉर्म में होता है, N2 के फॉर्म में होता है। यानी कि उसको प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि आपका राइजोबियम है, जो कि आपके पीस एंड बीन्स जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में ये पाया जाता है। अब ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ, इसका एक बेसिक सा काम है, ये नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट कर देता है अमोनिया के फॉर्म में यानी कि NH3 में। और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके बाद ही जो प्लांट्स हैं वो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उससे पहले वो नहीं कर पाते नॉर्मली। ऐसे अगर आप बोलो कि इतना सारा नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है एयर में तो प्लांट्स क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, बिकॉज जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है उस फॉर्म में प्लांट्स उसको नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो जो भी इसमें बोल्ड में लिखा हुआ है वो सारा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हु इज और व्हाट इज राइजोबियम, N2 गैस का क्या रोल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका एक प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन। तो अब क्या है कि आफ्टर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इनटू अमोनिया इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। अब नाइट्रोजन फिक्स हो गया, अमोनिया बन गया, अब इसको एक दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब इसमें दो स्टेप है, अमोनिया इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है। नाइट्राइट्स में जो कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया है वो कौन है, आपका नाइट्रोसोमोनास। देखो ये सारे नाम ना जरूरी है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। एंड देन नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको याद करनी है। फिर एक है आपका यहाँ पे क्या, एसिमिलेशन।
तो प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल एंड यूज देम टू मेक प्रोटीन्स। तो प्लांट्स इन नाइट्रेट्स का यूज करके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो हर्बीवोरस हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं बाय ईटिंग द प्लांट्स, और कार्निवोरस जो होते हैं बाय ईटिंग अदर एनिमल्स, उनको मिल जाता है। देन आपका जो है फोर्थ इसमें जो टॉपिक है वो क्या है आपका अमोनिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हो डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो व्हेन प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डाई, डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस ब्रेक डाउन देयर बॉडीज। तो क्या मतलब है, जब भी आपका कोई प्लांट मर जाता है, ठीक है, जब भी आपका कोई प्लांट मर जाता है तो कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, ठीक है, आपके फंगस, ठीक है, फंगी, ये क्या करते हैं, इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस रिलीज नाइट्रोजन बैक इनटू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। सो आई होप कि आपको ना अमोनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, भले ही इसका नाम इतना बड़ा है बट ये इतना मुश्किल है नहीं। फिर एक प्रोसेस होता है डेनिट्रिफिकेशन। सो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो नाइट्रेट्स यानी कि NO3 को वापस से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, इन अ प्रोसेस कॉल्ड डेनिट्रीफिकेशन। दीज बैक्टीरिया यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रेट्स फॉर देयर ओन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, रिलीजिंग नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, जो है दीज बैक्टीरिया यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रेट्स फॉर देयर ओन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये बैक्टीरिया जो है वापस से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, तो ये होता है डेनिट्रीफिकेशन। सो ये दे रखा है देखो नाइट्रोजन साइकिल का। एटमॉस्फेयर में N2 है, N2 फिक्सेशन होगा, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। फिर नीचे आपको अमोनिफिकेशन दिया हुआ है, एसिमिलेशन भी दे रखा है, और आपको डेंट्रिफिकेशन भी बता रखा है, बैक्टीरिया डेंट्रीफाइंग बैक्टीरियाज जो होते हैं। और जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होता है तो कौन सा बैक्टीरिया होता है आपका, नाइट्रोबैक्टर होता है। और अमोनिया से नाइट्राइट में करना होता है तो आपका नाइट्रोसोमोनाज यहाँ पर आपका रहता है। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। आप इसको थोड़ा सा स्टॉप करके रीड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं एज यू विश, और या फिर आप इसका PDF परचेज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन ही है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या रोल है, तो वो कन्वर्ट करता है अमोनिया को किसमें, नाइट्रेट्स में वो कन्वर्ट करता है। आई होप कि अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी ना डाउट रहते हैं तो आप ना यहीं पे इसी वीडियो में नीचे कमेंट कर दिया करो, और आप वहाँ पर ही आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में वो टॉपिक आपको ऐसा मैसेज करके बता देंगे कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे। अब चलते हैं सल्फर साइकिल पे। गाइस देखो थोड़ा सा वीडियो लेंदी होता जा रहा है तो मैं सल्फर साइकिल भी फटाफट से आपको करवा देती हूँ। तो सल्फर साइकिल क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सल्फर मूव्स थ्रू द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेयर। तो सल्फर क्या होता है, मूव कर रहा है एनवायरमेंट में, तो वो पूरा उसका एक साइकिल है। अब एटमॉस्फेयर में जो सल्फर है वो कैसे पाया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, विच इज रिलीज इनटू द एयर। और निकलता कहाँ से है, वो वॉल्केनिक इरप्शन से, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से सल्फर निकलता है। सम सल्फर कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर कैन ऑल्सो फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ जो है सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, एसिड रेन की तरह बारिश होती है, आपको पता ही होगा। सॉइल में सल्फर है, सॉइल में सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर एसिड के फॉर्म में रहता है। फिर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे जा रहा है, तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सल्फर को। Plants absorb sulfur from the soil as sulfates and incorporate it into organic compounds such as amino acids and proteins। तो plants उसको convert कर रहे हैं, ठीक है। Herbivores consume plants, herbivores plants को खाते हैं, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं और वहां से उन्हें उनका सल्फर मिलता है। डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलीजिंग सल्फर बैक इनटू द सॉइल, और बाद में वो वापस चला जाता है सॉइल में। तो ये एक पूरा सर्कल इसका चलता रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर डिकम्पोजिशन एंड द रोल ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन देयर ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग सल्फर कंपाउंड सच एज सल्फेट्स इनटू द सॉइल। जब भी कोई प्लांट्स मरा तो उसको डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करेंगे और वापस से जो सल्फर है
वो चला जाएगा सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फेट्स, एंड बैक्टीरिया इन द सॉइल कैन कन्वर्ट ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स इनटू सल्फेट्स विच आर अगेन अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक, और वापस से प्लांट्स उसको यूज कर लेगा। वाटर बॉडीज में सल्फर कैसे पाया जाता है, तो वाटर बॉडीज में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया कैन एंटर वाटर बॉडीज। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये जाते हैं वाटर बॉडीज में। इन वाटर सल्फर इज ऑफन फाउंड इन सल्फेट्स के फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है। और मैंने वॉल्केनिक इरप्शन का आपको बता ही दिया कि वॉल्केनिक इरप्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी सल्फर रिलीज होता है और बाद में उसका फाइनल रिटर्न होता है एटमॉस्फेयर में। तो क्या है, इन सम एरिया सल्फर कंपाउंड इन द सॉइल एंड वाटर कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। तो कुछ ऐसी एरियाज होते हैं जहां पर ये सल्फर कंपाउंड वापस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाते हैं बाय द बैक्टीरिया और एनी सम केमिकल प्रोसेस वी कैन से। तो अगर आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है तो आप सिर्फ ये की पॉइंट्स को भी पढ़ सकते हैं लर्न करने के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप ये पीडीएफ परचेज कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। Which process in the sulfur cycle involves the conversion of sulfur compounds into sulfate? तो ये कौन सी प्रोसेस है आपकी, सल्फर ऑक्सीडेशन है। देन है आपका हाउ इज सल्फर प्राइमरली रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द सल्फर साइकिल, कैसे जा रहा है, प्राइमरली कैसे जा रहा है, तो थ्रू वॉल्केनिक इरप्शंस एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वो जाता है। फिर लास्ट में एक टॉपिक और दे रखा था आपके बुक में, इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो मैंने वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, मान लो कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पहले कोई भी स्पीशीज नहीं थी और पहली बार वहाँ पर कोई स्पीशीज आती है, तो वहाँ पर वो उसका प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। तो प्राइमरी सक्सेशन इज इनिशिएटेड व्हेन अ न्यू एरिया, कोई भी नया एरिया था दैट हैज़ नेवर प्रीवियसली सपोर्टेड एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, वहाँ पर पहले कोई भी ना तो मॉस पाए जाते थे, ना ही किसी भी प्रकार का प्लांट पाया जाता था, ना ही कोई एनिमल पाया जाता था, और वहाँ पर पहली बार वहाँ पर कोई प्लांट आया और उसने वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, उसको घेर लिया उस एरिया को, कोई स्पेशल टाइप की घास उग गई वहाँ पर, तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। फिर सेकेंडरी सक्सेशन कब आएगा, जब वो घास पे कुछ और उससे बड़ी घास आ जाए जो उसको पूरा मार दे और उसको ख़त्म कर दे, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। सो आई होप कि आपको ये कॉम्प्लेक्स यूनिट समझ में आ गई होगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके यूनिट वाइज नोट्स जो हैं हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, सारे के सारे यूनिट्स के। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मेरे टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई कर देंगे और आपको यूनिट वाइज जो भी आपके एनवायरनमेंट का जो पेपर है उसके सारे यूनिट वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है अपनी रिवीजन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं वो मैं वहाँ पर ही बताती हूँ कि कब एग्ज़ाम है, कब असाइनमेंट की लास्ट डेट है, आपसे रिलेटेड जो भी इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम वहाँ पर ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोग चाहें तो अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं कि और किस बेटर तरीके से हम इसको आपको समझा सकते हैं।